हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बुक की। तो इसकी यूनिट 1 का जो लेसन है वो बन गया है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप जल्दी से जल्दी जाके देख लें। एंड अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो दो पार्ट में था, लेसन 1 मैंने बेसिक फीचर वाला बना दिया है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2, डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये जो वीडियो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे लेसन 2 का नाम है डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। राइट आर दोज कंडीशन विच आर इसेंशियल फॉर द सिटीजन टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। राइट हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे सिटीजन्स के लिए, कि वो जी सके कंट्री में डिग्निटी और ऑनर के साथ। इन द चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनोशिएटेड पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रिस्पेक्टिवली। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बताया है। चैप्टर 3 बात करता है पॉलिटिकल राइट्स की एंड चैप्टर 4 करता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट की। 100 years ago in England, many peaceful revolutions were launched by the people to achieve equality, right to life, dignity and order. हजारों साल पहले इंग्लैंड ने एक पीसफुल रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था अपनी जनता के लिए, और किसके क्या अचीव करने के लिए? इक्वालिटी हो उनके देश में, राइट टू लाइफ हो और डिग्निटी एंड ऑनर को अचीव करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इट्स डिक्लेरेशन ऑफ राइट। उन्होंने जो यूएस था, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था 1791 में। क्या डिक्लेयर किया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड परसुएट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। नाउ अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर प्लेस्ड इन द चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये इनकी 7 कैटेगरी है। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 4 जो हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट लिखे गए हैं। आउट ऑफ दिस, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन अबॉलिश्ड थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और 300A कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था। अब ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है। दे हैव बीन इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। जो हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया है वो इंस्पायर्ड है आयरलैंड से। इन द चैप्टर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेशन। 3 सेशंस में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। सेकेंड पोर्शन डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो सेकेंड पोर्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। The third part analyzes the difference and complementaries between fundamental rights and directive principle of state policy. And the third जो part है वो fundamental rights and directive principle of state policy के अलावा जो rights हैं उनके बारे में बताता है। नाउ अब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले उसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, फर्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो फंडामेंटल राइट है उसके दोनों साइड्स है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इट मीन देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड अलाइंस।
कुछ राइट्स जो फंडामेंटल के हैं वो हमारे सिटीज़न और उसके अलावा जो अलाइंस हैं उनके लिए भी है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। दीज आर राइट बिकॉज दे कैन बी सस्पेंडेड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये जो राइट्स हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सिर्फ दो राइट्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन दो आर्टिकल्स को छोड़ के सारे आर्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। सेकंड है, देयर आर सर्टेन राइट विच आर इंजॉयड बाय ओनली इंडियन सिटीज़न। कुछ जो राइट्स हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए बने हैं। पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जैसे राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, ये दो जो राइट्स हैं वो हमारे इंडियन सिटीज़न के लिए ही हैं। थर्ड, फंडामेंटल राइट आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। जैसे केशवानंद भारती केस में में बताया गया था, इट वॉज मेड एक्सप्लिसिटली क्लियर द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अबॉलिश्ड एंड एब्रोगेटेड। केशवानंद भारती केस में के बाद जो है ये बताया गया था, फंडामेंटल राइट एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको जो लेसन 1 था उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। इस पॉइंट में बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इसलिए ना तो इसे कोई अबॉलिस्ट कर सकता है और ना ही इसे कोई एब्रोगेट कर सकता है। फोर्थ आता है, फंडामेंटल राइट आर नॉट नेचुरल। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेचुरल नहीं है, थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगे हुए हैं। मे बी जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गए, राइट टू फ्रीडम हो गए, उन पे भी सर्टेन लिमिटेशंस है। सम राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरनर ऑल्सो, और कुछ राइट्स जो हैं फॉरनर्स के लिए भी हैं। मोस्ट ऑफ राइट आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 10 दिसंबर 1948। कुछ राइट्स जो है वो पार्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जो किसने अनाउंस किए थे, यूनाइटेड नेशन ने। कब किए थे, 10 नवंबर 1948 में। दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन वेदर समबडी इज़ फ्रॉम फॉरेन सॉइल। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी पीपल के अराउंड कि वो किस फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है। यही बोलता है फोर्थ फीचर। नाउ हमारा फिफ्थ फीचर है, फिफ्थ आएगा यहाँ पे, फंडामेंटल राइट आर जस्टिएबल। जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो जस्टिएबल है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई विरोध करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा चैलेंज किए गएंगे। कौन से अंडर आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये इस पॉइंट में यही बोला गया है, जैसे कि एनी वायलेशन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रिस्पेक्टिवली। In some cases, violation of fundamental right can be directly challenged in Supreme Court. कुछ केसेस में अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं। अब पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम फंडामेंटल राइट्स के जो भी आर्टिकल्स हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आर्टिकल 14 क्या है? स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी सिटीजन equality before law and equal protection of law within the territory of India. बेसिकली आर्टिकल 14 में दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड वन इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि लॉ के सामने सभी जनता है वो इक्वल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि इक्वल जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब हम लाइन वाइज पढ़ते हैं थोड़ा। दिस आर्टिकल इज़ अवेलेबल टू बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरनर्स। ये जो आर्टिकल है इंडियंस और फॉरनर्स दोनों के लिए है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, ये ब्रिटिश से लिया गया है। एवरीवन इज़ इक्वल before the law. Concept of equal protection of law taken from American, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 15।
प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। इस आर्टिकल के अंदर ये बोला गया है कि सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के रीज़न पे किसी भी पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो होटल्स है, बाथिंग घाट्स है, रेस्टोरेंट्स है, पब्लिक प्लेस है, वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है। कोई भी सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन के बीच में रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। However, there are certain limitations to this general rule to ensure better standard of living for each section of population। कुछ सर्टेन लिमिटेशंस लगाई गई हैं जनरल रूल के ऊपर, जो जनरल लोग हैं उनके ऊपर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस लगाई गई है, जिससे जो हमारी पॉपुलेशन के बीच में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे। स्टेट में एक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वीमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। और द स्टेट कैन मेक एक्सक्लूसिव प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो बैकवर्ड लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ये आर्टिकल 15 कहता है। नाउ आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बेसिकली बोलता है कि अपॉर्चुनिटी के बेस पे किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ किस में, एम्प्लॉयमेंट में, सबको सेम अधिकार है उस जॉब को करने का या उस एम्प्लॉयमेंट को करने का। ये आर्टिकल 16 कहता है। The state can impose residence and descent in the matter of giving jobs. Recently, the Parliament passed 103rd Amendment Act that gives 10% reservation to the people belonging weaker section within the general category. अभी जो 103 अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 10% रिजर्वेशन दी थी उन लोगों को जो जनरल कैटेगरी के वीकर सेक्शंस थे। द स्टेट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड रिजर्वेशन सीट इन पब्लिक सेक्टर फॉर द SC, ST एंड OBCs। और ये बहुत पहले ही SC, ST और OBCs के लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स बुक कर दी गई थी। नाउ अब पढ़ते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब कि जो ये छुआछूत होता है हमारे देश में, जो इल ट्रीटमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको बंद करने के लिए आर्टिकल 17 बनाया गया था। The Parliament passed Untouchability Offences Act in 1955। 1955 में पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट को क्या किया था? लागू किया था। अब है आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। हमारे देश में कुछ टाइटल थे, उनका एबोलिशन। द कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इंस्टीट्यूट द सिविलाइजेशन अवार्ड लाइक भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स लाइक पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। कोई भी जो टाइटल है वो कन्फर्ड नहीं होगा स्टेट के द्वारा। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी इंडिया का सिटीज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा उन टाइटल को जो फॉरेन स्टेट के हैं। एक्सेप्शन मिलिट्री टाइटल, एजुकेशन टाइटल एंड नेशनल अवार्ड भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। नाउ अब आता है राइट टू फ्रीडम। ये इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आते हैं। आर्टिकल 19 डिस्क्राइब करता है 6 फ्रीडम्स को। जो है आर्टिकल 19 कौन कौन से फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का और अपने जो वो होते हैं जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, पूरा फ्रीडम है। राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और कॉमर्स। एंड लास्ट है फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। द फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ
property has been abolished as a fundamental right in 44th Amendment Act of 1978 by the जनता गवर्नमेंट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो ये फ्रीडम था, फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसको अबॉलिश कर दिया गया था। अब आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू एन ऑफेंस। इस जो आर्टिकल में 3 बातें बोली गई। पहली क्या थी? अ पर्सन कैन बी पनिश्ड मोर देन वॉट ही डिज़र्व अंडर द लॉ विच इज़ इन ऑपरेशन। अगर कोई भी अपराध करता है तो उसको उतनी ही परमिशन मिलेगी जितनी वो डिज़र्व करता है। सेकेंड है डबल जियोपैडी। पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वन फॉर ए सेम ऑफेंस। कोई भी पर्सन सेम ही अपराध के लिए पनिश्ड नहीं करा जाएगा दोबारा। एक बार वो अपराध किया है तो एक बार ही क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तीसरा बोलता है अ पर्सन कैन नॉट बी कंप्लेड टू बी विटनेस फॉर एन ऑफेंस। कोई भी जो पर्सन है कि रोक नहीं सकता है जब वो विरोधी किसी विटनेस को लाता है, जो जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में विटनेस आते हैं ना, उनके द्वारा बोलने के लिए, तो उन्हीं विटनेस को कोई भी मना नहीं कर सकता है उन्हें लाने के लिए। नाउ अब आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीड्यूर established by law। राइट टू प्राइवेसी। हमारे पास राइट है अपनी लाइफ जीने का और पर्सनल लिबर्टी का। राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट सिंस 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। हमारे पास एक्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में आया था, उसके तहत राइट टू एजुकेशन भी एक पार्ट बन गया था किसका? फंडामेंटल राइट का। Before that, Supreme Court in Mohini Jain versus State of Karnataka state that every child has right to elementary education। जो सुप्रीम कोर्ट में मोहिनी जैन थी और स्टेट ऑफ केरला हुआ था, जो ये केस हुआ था, इससे पहले से ही ये एक्ट जो है आ गया था कि चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलने का राइट है। अब आता है आर्टिकल 22, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माना गया है इसे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बोली गई हैं। कौन कौन सी राइट है? पहला बोला गया है द एक्यूज्ड हैज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट। जिस भी बंदे को हम या जिस भी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस अपराध के तहत उसको अरेस्ट किया गया है। सेकंड बोला है द प्रिजनर शुड बी प्रोसीड्यूर बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। सेकंड में ये बोला गया है जिस भी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं वो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे होना चाहिए। एंड तीसरे एक्ट में ये बोला गया है ही मस्ट हैव राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लॉयर ऑफ हिज चॉइस। और उसको ये पूरा हक है कि उसका केस लड़ने के लिए वो लॉयर आए जो वो चाहता है। ये जो है आर्टिकल 22 में बोला गया है। ये कुछ डेट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। अब आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, जो किसके ऊपर है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारे देश में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके बारे में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बोलता है। These 2 articles direct the state to abolish trafficking in human beings in any form or any manner। The parliament has passed act फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट है, वो पास करती रहती है टाइम के साथ साथ, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके बारे में बताती रहती है। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? ग्रांट फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड अलाउ सिटीजन टू प्रोपोगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 25 रिलीजन के बारे में बोलता है कि लोगों को उनकी पसंद का रिलीजन एक्सेप्ट करने की पूरी चॉइस है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? द स्टेट अलाउ द सिटीजन टू मैनेज
रिलीजन अफेयर, स्टेट को ये राइट है कि जो रिलीजन अफेयर्स होते हैं उनके बारे में देखे, उनको जो स्टेट है उनको सॉल्व करे। आर्टिकल 27 कहता है प्रिवेंट द स्टेट टू इम्पोज टैक्सेशन इन ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन फेस्टिवल। जो स्टेट है वो इम्पोज जो टैक्सेशन करता है उससे बचाए, जो टैक्स ना लगे। रीजनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उन पे टैक्स इम्पोज होता है तो उनसे बचाए रखना आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 कहता है प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम इशूइंग रिलीजन इंस्टीट्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट एंड पार्टली एडेड बाय द स्टेट। आर्टिकल 28 कहता है कोई भी रीजनल इंस्टीट्यूशन का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना हो, इससे भी बचाने के लिए आर्टिकल 28 कहता है। मतलब कि जैसे हिंदू का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, मुस्लिम्स का कोई हो, ऐसा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, ये बोलता है आर्टिकल 28। ना अब आता है एजुकेशन एंड कल्चरल राइट फ्रॉम आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है allow the minority to have their educational institution, allow teaching institutions in their own mother tongue। आर्टिकल 29 बोलता है कि माइनॉरिटीज़ के पास भी ये अधिकार है कि वो अपनी मदर टंग को या मदर टंग के बारे में पढ़ सके, उनको पढ़ा सके अपनी मदर टंग के बारे में। मेक प्रोविजन अलाउ माइनॉरिटी टू हैव established एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड प्रिफेंट लैंग्वेज। इनके पास पूरा अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सके अपनी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन को, अपनी लैंग्वेज को। आर्टिकल 13 अलाउ एजुकेशन इन द स्कूल एंड देयर अदर इंस्टीट्यूशन इन मदर टंग, स्पेशल स्क्रिप्ट और लोकल लैंग्वेज। आर्टिकल 30 बोलता है कि ये होना चाहिए हमारे स्कूल में कि वो अपनी मदर टंग के बारे में बताएं, ये आर्टिकल 30 कहता है। ना अब आता है आर्टिकल 32। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब आर्टिकल 2 एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 32 है इसको BR अम्बेडकर बोलते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। इसके अंदर 5 रीड्स लिखी गई हैं। अब हम एक एक करके इन रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हैबिस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। हैबिस कॉर्पस हु लिटरली मीनिंग इज टू हैव ए बॉडी। इट इज़ ए कमांड इशूड बाय द Supreme Court or High Court against a corporation, company who has illegally detained a person or a group of person। ये कमांड जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इशू करी गई थी, किसके अगेंस्ट? कॉरपोरेशन के, कंपनी के जो इल्लीगली डिटेन करती है एक पर्सन को और एक ग्रुप ऑफ पर्सन को। सेकंड आता है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। मैंडेमस इज ए मिनिस्ट्रियल ऑर्डर इशू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हु इज़ नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। ये जो मैंडेमस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा जो है इसे इशू किया जाता है जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फिर आता है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड। Prohibition means restriction inferior court those which exercise their authority beyond what they should exactly do। ये इनमें वो कोर्ट्स आते हैं जो अपनी अथॉरिटी को अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। फिर आता है सेट्योररी। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सेट्योररी का ट्रांसफ़र टू केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू द हायर कोर्ट। ये जो है केस को लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। फिर आता है क्यू, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसका मतलब होता है इशू अगेंस्ट दोज हु हैव इनलीगली ऑक्यूपाइड द पब्लिक ऑफिस एट एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। जब किसी भी पब्लिक ऑफेंस की एक्सपायरी हो जाती है, उसका टेन्योर चला जाता है और फिर भी वो इलीगली उस जगह पे बैठा है, काम कर रहा है, तो उसके बारे में बात करता है क्यू वारंटो।
सो यहाँ पे आर्टिकल 32 हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द जुडिशरी। इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेमर्स वॉज नॉट मैंशन द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हमारे फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई भी टर्म या कोई भी नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। सो ये क्या, इन्हीं के बीच में जो है जुडिशरी जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है और इस टॉपिक में हम यही बताएंगे। सो ये कैसे आया, कल इसमें जो है मेन है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 बोलता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। और आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसी बात को लेके कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है डिस्प्यूट्स होने लगे। क्यों? क्योंकि जो है पार्लियामेंट कोई अमेंड लाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर देता है ये कह के कि ये आर्टिकल 13 के अगेंस्ट में है। ऐसे ही पार्लियामेंट कोई लॉ लाता है, क्या कोई अमेंडमेंट लाता है, कोई लॉ लाता है, वो सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है ये बोल के कि आर्टिकल 13 के अगेंस्ट है। ऐसे ही जो है इनके बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। फिर जैसे अमेंडमेंट्स लाए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट आया 1951 में, किस किस के बीच में था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। 17th अमेंडमेंट 1964 में। 24th, 25th, 26th, 29th अमेंडमेंट जो है इन दोनों के बीच में। 39th अमेंडमेंट 1975 में। 42 अमेंडमेंट 1976 में। ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इनकी आप बस डेट याद कर लेना। आपको आपके आंसर में अगर आप लिखोगे तो ये अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। इसमें सेकंड है जो हमें पढ़ना है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस और स्टेट ऑफ केरला 1973 बहुत ही इम्पोर्टेंट केस माना गया है। इस केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ केरला ने एक एक्ट पास करा था, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में। इस एक्ट में ये बोला गया था कि लोगों के पास लैंड, कितनी लैंड होनी चाहिए, ये इस एक्ट में लिखा गया था। तो इस एक्ट को स्टेट ऑफ केरला ने जब 1963 में ये एक्ट पास किया तो केशवानंद भारती ने इसे चैलेंज करते हुए एक जजमेंट पास करी 1973 में कि ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ये राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। इन दोनों के बीच में इसको लेके बहुत बड़ी बहस होने लगी और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट केस माना गया, लॉन्गेस्ट केस माना गया क्योंकि इसे 63 डेज़ लगे थे। इसकी जो जजमेंट थी वो 703 पेजेस में आई थी। और इसी केस में जब लैंडमेंट जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सुपीरियर देन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट सुपीरियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और राइट को ध्यान में रखते हुए ही करेगी। In the case, Supreme Court CJI, Mr. Sikri created the largest constitutional panel comparison 13 judges to examine the case. इस केस को एग्जामिन करने के लिए 13 जजेस लगे थे। और जब जजमेंट का दिन था तो हमारे जो जब रिज़ल्ट आया तो उस डिक्लेरेशन में जो रेशो था वो 7:6 का आया था। यहाँ पे लिखा हुआ है देन द डे ऑफ जजमेंट अराइव्ड विद सुप्रीम कोर्ट द बेंच डिक्लेयर द वर्डिक्ट इन रेशो 7:6। मतलब 7 जजेस जो थे वो सपोर्ट में थे और 6 जजेस जो थे वो अगेंस्ट में थे। द डिसीजन बेस्ड ऑन द आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पावर कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट। और जो डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड था? पार्लियामेंट की आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पावर कंट्रोल, इसके ऊपर क्या था? डिसीजन था। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया और बोला कि जो भी केस इन बेसिक स्ट्रक्चर में लिखे जाएंगे उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है या कोई भी अबॉलिश्ड नहीं कर सकता है।
यहीं से जन्म हुआ था हमारे किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द जुडिशरी है वो ये ही है। नाउ अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चैप्टर 4 में लिखी गई है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का मेन। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 exclusively deals with directive principle of state policy, which largely affairs to the socialist idea and economic democracy. इसमें बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो चैप्टर 4 में लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स के, और ये सोशलिस्ट आइडिया और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में डील करता है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड। ये कॉन्स्टिट्यूशन किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, आयरलैंड कंट्री, उससे इन्फ्लुएंस करके हमारे फ्रेमर्स ने लिखा है। दिस इज डिक्लेयर फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, टेकन टुगेदर 16 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 31 टू आर्टिकल 51 लिखे गए हैं। The directive principle have been grouped by the different scholar into various categories like liberal, socialist and Gandhian. For having a precise idea of directive principle, those can be categorized or classified into 4 major sections. इनको 4 मेजर सेक्शंस में क्या किया है, क्लासीफाई किया हुआ है। तो वो कौन से हैं ये देखते हैं। First, directive principle related to socialist and economic idea with largely aim at establish India as a welfare state. पहला जो पार्ट है वो जो पार्ट में करा है वो है सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक आइडिया के ऊपर बेस्ड है, जो इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने में मदद करता है। सेकंड है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू गांधीयन आइडियाज़। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट में गांधी जी के आइडियाज़ को लिखा गया है। और थर्ड है डायरेक्टिव्स द लार्जली एम टू लिबरल intellectual principle, those are scattered in different article of the chapter 4. जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा गया है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को। और फोर्थ है डायरेक्टिव्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। और फोर्थ पार्ट में इंटरनेशनल पीस और अंडरस्टैंडिंग के बारे में लिखा गया है, उससे रिलेटेड है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। Since 1991, although India declared itself a liberal and globalized state, 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उसके बाद से इंडिया अपने आप को एक लिबरल एंड ग्लोबलाइज्ड स्टेट जो है मानता है। आर्टिकल 38, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 एम एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटीज अमंग द वर्कर्स एंड द पुअर्स। आर्टिकल 38 बात करता है वर्कर्स और पुअर्स के बीच में बनी हुई इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटीज़ के बीच में, ये उनको कम करने के ऊपर बात करता है। आर्टिकल 39 हैज़ वेरियस प्रोविंसेस विच प्रूव्स इंडिया इज़ विलिंग टू ब्रिंग डाउन इनइक्वालिटी इन द स्टेट। आर्टिकल 39 जो है वो चाहता है कि इनइक्वालिटी जो है हमारे में कम हो। जैसे फर्स्ट है एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, सेकंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, थर्ड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन वेल्थ टू द कॉमन डिट्रीमेंट, डी या फोर्थ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ई प्रोटेक्टिंग यूथ अगेंस्ट मोरल एबडोमेंट, एंड लास्ट है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन अगेंस्ट हजार्ड्स। ये जो है अगर 39 आर्टिकल 39 बोलता है, अगर हम इन 6 पॉइंट्स को देखें जो इन 6 पॉइंट्स में लिखा है उन पे ध्यान देंगे तो इनइक्वालिटी हमारे देश में क्या हो सकती है, कम हो सकती है। आर्टिकल 39 ये बोलता है। अब आता है आर्टिकल 41 मेक प्रोविंसेस फॉर द असिस्टेंट टू द ओल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबलमेंट। जो भी ओल्ड एज है, अनएम्प्लॉयमेंट है और डिसेबल्ड पर्सन है उनके बारे में, उनको असिस्ट करने के बारे में आर्टिकल 41 बोलता है। आर्टिकल 42 आस्क द स्टेट टू क्रिएट ऑनरेबल एंड ह्यूमेन
कंडीशन फॉर वीमेन एंड गिव मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 बोलता है कि वीमेन को भी पूरा ऑनरेबल एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द लिविंग, मतलब कि वीमेन को भी पूरा हक है अपनी मैटरनिटी रिलीफ को बढ़ाने का या काम करने का। वीमेन के बारे में आर्टिकल 42 बोलता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43, बिसाइड क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर वॉज फर्दर रिकॉग्नाइज बाय जनता पार्टी व्हेन इट्स केम इनटू पावर इन 1977 में। ये बोलता है कि जब जनता पार्टी आई थी 1977 में, तो जनता पार्टी ने बोला था कि जो काम करते हैं लोग फैक्ट्रीज़ में, उनमें जो वर्कर्स हैं उनके बारे में सोचा जाए। ये आर्टिकल 43 बोलता है। इट इज़ एडेड Art 43A in 44th Constitutional Amendment in 1978 to ensure the participation of worker in the management of industries। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का जो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या एडिट किया था 43A। अब आगे चलते हैं 45 अमेंडमेंट। 45 अमेंडमेंट हैज़ मेड प्रोविडेंसेस फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो आर्टिकल 48 है वो प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के बारे में बोलता है। इट एम एट प्रोवाइडिंग फीस एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल सिटीजन विद इन 6 and 14 एज। जो भी चिल्ड्रन है 6 और 14 साल के, वो कंपल्सरी कर दिया जाए उनको पढ़ाना। ये क्या बोलता है आर्टिकल 45 में बोलता है। इसी को लेके फंडामेंटल राइट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब, 2002 में। आर्टिकल 46 क्या बोलता है, मेक स्पेशल प्रोविडेंसेस फॉर द एजुकेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 बोलता है जो भी SC, ST एंड OBCs हैं उनके लिए कुछ एजुकेशन में स्पेशल प्रोविडेंसेस हो। इट मेक्स स्पेशल प्रोविडेंसेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और वीकर सेक्शन के साथ साथ वीमेन और माइनॉरिटी वीमेन के बारे में भी स्पेशल प्रोविडेंसेस की देने के बारे में बात करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या है इसमें, गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल, महात्मा गांधी कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन वॉज इंस्टीट्यूमेंट टू अचीव इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री। इस जो गांधीयन प्रिंसिपल था वो बात करता था इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में। जो पूरा जो था वो इंडियन की कैसे हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो सके, उसको अचीव कर सके, उसके सारे जो कमिटमेंट्स थे महात्मा गांधी के वो इसी के ऊपर बेस्ड थे। द अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू एकोमोडेट हिज आइडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गांधी वॉज द ओपिनियन दैट अनलेस द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया द ग्रोथ ऑफ कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल। गांधी जी बोलते हैं कि जब तक हमारे देश में रूरल एरिया, जो गांव वाले एरिया है, वो डेवलप नहीं होंगे, जब तक हमारी इंडिया भी ग्रोथ नहीं करेगी। ये किसका कहना है, गांधी जी का कहना है। ही ट्रूली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ वास्ट मास एंड वांटेड द एड्रेस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय मूवमेंट। ये विश्वास करते हैं कि प्रॉब्लम जो हमारे देश में वास्ट मास की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, और उसको किससे एड्रेस करते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय मूवमेंट। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हैविंग खादी which can be availed by the people and large scale employment in the country. Instead of having large scale industry, he was favorable cottage industry and spinning by hand। ये जो हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो बहुत कम थी उस टाइम पे, और हम किससे स्पिनिंग करते थे, हैंड से स्पिनिंग करते थे उस टाइम पे। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जो हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुई है उसके फेवर में थे गांधी जी, और वो बोलते थे
क्या बोलते थे, पीपल कैन टेक द डिसीजन फॉर देम सेल्फ इन देयर ओन विलेज, कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के फेवर में थे। क्यों? क्योंकि पीपल को खुद डिसीजन लेने का अपने गांव में ये हक होना चाहिए। आर्टिकल 40 डिस्क्राइब अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। कीपिंग दिस इन व्यू द पार्लियामेंट इनेक्टेड 73rd and 74th Amendment Act in 1922 for third tier government in rural and urban area respectively। आर्टिकल 14 क्या कहता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, जो कि किसका आइडिया था? गांधी जी का आइडिया था। और इसको हमारे देश में 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1922 में, उसके तहत लाया गया था। क्या था? थर्ड टियर गवर्नमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब आता है आर्टिकल 42। गाइज ये जो आर्टिकल्स हैं मैंने सारे बुक के जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स उसी के लिए हैं, और लाइन टू लाइन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 42 कहता है अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ कॉरपोरेट मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट। आर्टिकल 42 जो कहता है कॉरपोरेटिव मूवमेंट जो है उसको बढ़ाओ डिफरेंट पार्ट में। आर्टिकल 47 डिस्क्राइब प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेशन। आर्टिकल 47 ड्रग्स और जो इंटॉक्सिकेशन है उनसे प्रिवेंट करने के लिए बोलता है। In the Article 48, the Constitution Maker left upon the state the frame rule to ban cow laughter। आर्टिकल 48 के तहत जो काऊ को जला देते थे वो बैन कर दिया गया। कुछ सेवरल स्टेट्स में कौन कौन से थे? जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन जैसे देश में काऊ को जो क्या स्लॉटर मतलब जलाना और उनके साथ जो भी किया जाता था वो बंद कर दिया, या उनको मारना बंद कर दिया। सॉरी मारना होगा, मारना बंद कर दिया गया था, या बैन कर दिया गया था। अब जो थर्ड पार्ट किसके बारे में बोलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिबरल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 कमिंग टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ होल कंट्री। दिस आर्टिकल इज डिबेटेड बाय द इंटेलिजेंटिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एकेडमिक फॉर दिस ईयर। ये जो है हमारी ये जो है लिबरल प्रिंसिपल, ये इसके अंदर हमारी कुछ लिबरल आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो लिबरली हमारे किसको देखते हैं? कंट्री को देखते हैं। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो हमारी कंट्री को कमिट करता है। दिस आर्टिकल इज़ डिबेटेड बाय द ये एक ना डिबेटेड टॉपिक रहा है किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ एकेडमिक्स जो थे उस टाइम के उनके बीच में। रिसेंटली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट हैज़ वोट अ लॉ रिलेटेड टू द डाइवर्स एंड कंपनसेशन एंड मैरिज ऑफ मुस्लिम वीमेंस। जो भी मुस्लिम वीमेंस थी उनके डाइवर्स, कंपनसेशन एंड मैरिज से रिलेटेड बात करता है। क्या? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। The Congress Party and other opposition party and several Islamic organizations are against the uniform civil code in the country। जो कांग्रेस पार्टी है, अदर ऑपोजिशन पार्टी है और कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो अगेंस्ट में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। The Article 49 has made provisions for the state to take steps for the protection of movement which are historical इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन की, किसकी? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और हिस्टोरिकल जगह प्लेस जो हैं वो। जैसे मॉन्यूमेंट कैसे? जैसे ताजमहल, जो कुतुब मीनार, ये सब जो हैं इनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ये लिखा भी हुआ है। हियर इट इज़ टू बी नोटिस दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिविंग डायरेक्शन टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड ताजमहल, कुतुब मीनार एंड अदर मॉन्यूमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर गाइस शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। आर्टिकल 50 डिस्क्राइब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 डिस्क्राइब करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी के अंदर से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया है उसके बारे में आर्टिकल 50 बात करता है।
अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फोर्थ पार्ट है वो पढ़ते हैं। किससे रिलेटेड है? आर्टिकल रिलेटेड टू इंटरनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू इंटरनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। It aim at settlement of dispute through narrogation. It aim at settlement of dispute through arbitraries. It is further committed to international peace and security. जो इसका जो एम है आर्टिकल 51 का, वो इसका एम है कि हम जितना हो सके डिस्प्यूट से बचे और नैरोगेशन करें या बातों से ही केस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इंटरनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। फिर है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल signatories in 1945. Despite its independence from British rule, it remains an important member of Commonwealth. ये कॉमनवेल्थ की भी बात करता है और प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस की, जितना हो सके हम इंटरनल पीस से ही काम करें, मतलब कि शांति से ही काम करें। It has supported the freedom struggle in different parts of the world like Africa, Southeast Asia and Latin America. India wished to settle all outstanding dispute with its neighbor जैसे पाकिस्तान and China with dialogue and discussion. इंडिया चाहता है कि मेरे जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो हम बातचीत और डिस्कशन से ही सॉल्व कर लें। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड इवोल्यूशन। It is true that directive principles are not enforceable by the court. ये सच बात है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। Over the year, the government had tried to achieve welfare state by implementing various provisions of the constitution. बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि एक वेलफेयर स्टेट बनाए और उसको वेलफेयर स्टेट को क्या कर सके, अचीव कर सके, किसको कैसे कुछ इम्प्लीमेंट करके प्रोविजंसीज को। तब हमने क्या किया था, 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। कब? 1951 और 52 में, ये लिखा भी हुआ है। 5 ईयर प्लान इज वाटर सेड ऑल्सो लॉन्च्ड इन ईयर 1951 to 1952. नाउ इंडिया इज गोइंग टू कंप्लीट 13 5-year प्लान बाय 2022। अब जो इंडिया है 13th 5-year प्लान को कंप्लीट करने जा रहा है। इंडेड नेम ऑफ 5-year प्लान हैज़ बीन चेंज इनटू नीति आयोग। जो 5-year प्लान था उसको चेंज कर दिया गया था नीति आयोग में। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। कोई प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम काम करते हैं, सेम है। Sometimes focus on agriculture, often focus on healthy industries or green revolution by implementing TRY-SAM, DYCRA or RIDP, all aimed at improving the condition the rural poor एंड मेकिंग इंडिया अ वाइब्रेंट इकॉनमी। जो 5-year प्लान है कभी जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, कभी हमारी इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करता है, कभी हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस करता है। और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो किसको, इनका भी एम है कि अपनी कंट्री को रूरल फ्री और वाइब्रेंट इकोनॉमी बना सके। The central government also implemented महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इम्प्लीमेंट किया था 2005 में। आयुष्मान भारत 2018 में। उज्ज्वल स्कीम विच बेसिकली टारगेट टू प्रोवाइड गैस सिलेंडर फॉर द वुमेन इन द रूरल एरिया। उजाला स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया था, किसके लिए, जो रूरल एरिया में वुमेन्स हैं उनको इसमें गैस सिलेंडर जो होते हैं वो प्रोवाइड किए गए थे। और जो ये मनरेगा है इसमें 100 days एम्प्लॉयमेंट होता था। अब आता है कुछ क्रिटिक्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कुछ क्रिटिसाइज्ड रीजंस भी थे। क्या थे, चलो वो भी पढ़ते हैं। फर्स्टली द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। फर्स्ट पहला रूल, पहले जो क्रिटिक
की पॉइंट यही है कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। In the case of violation of any of these rights, the citizen cannot be challenged in the court. अगर कोई भी सिटीज़न इन राइट्स का वॉलेट करता है, इनको नहीं मानता है या इनको चैलेंज करता है, वो कोर्ट के द्वारा चैलेंज नहीं किए जाएंगे। तो ये भी एक क्रिटिक पॉइंट है इसका, किसका? डीपीएसपी की फुल फॉर्म यही होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू some scholars, the directive principle are like new year resolution which breaks our next day. ये हमारा जो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं और नेक्स्ट डे जो है क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, मतलब कि कोई उन्हें नहीं मानता है। It indicates in the time of election the state government make promise certain things but fail to fulfill this after end of election. For एग्जाम्पल भी बताया है इसमें, जैसे स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन होने से पहले कुछ प्रॉमिस करती है कि हम ये अपने स्टेट में करेंगे, बट फिर इलेक्शन के बाद वो सब नहीं करती है। तो यही बोला गया है, ऐसे जो है ये भी एक क्रिटिक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल create so much confusion as this not arranged and not put in order and logic manner. तीसरा जो क्रिटिक पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक अरेंज्ड और ऑर्डर और लॉजिकल मैनर में नहीं लिखे गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, गांधीयन प्रिंसिपल ऑल्सो रिमेन ऑन द पेपर एज ए रियल एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल पीपल हैव नॉट टेकन प्लेस इन द फ्री मार्केट इकॉनमी। ये बोला गया है जो गांधी का प्रिंसिपल है वो सिर्फ पेपर पे ही एक रियल एम्पावरमेंट है रूरल पीपल्स के लिए, बट ये सच में ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ ह्यूज अनरेस्ट अमंग यूथ बिकॉज फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेशन यूथ एंड वीमेन। ये इसके फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड बोलता है कि ये जो है यूथ के लिए, जो पॉइंट मैंने अभी बताया था कि यूथ के लिए भी, यूथ को उससे बचाया जाए जो आजकल देश में चल रहा है, जो गलत बातों से बचाया जाए या उनको यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, जो गांधीयन प्रिंसिपल बोलते हैं उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोलते हैं कि ये फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया है एजुकेशन यूथ और वीमेन को, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाया है। Finally, the state have not been able to create a sustainable environment in several parts of country. और जो फाइनल क्रिटिसाइज पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो हमारा स्टेट है वो एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया है कुछ देशों में। जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, वहाँ के लोग अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड में वो बहुत कहते हैं अनहेल्थी एयर मिल रही है। इस पॉइंट से रिलेटेड बोलता है कि कुछ पार्ट में क्या नहीं कर पा रहा है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को नहीं डेवलप कर पा रहा है। अब इसमें आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने जो इंटरप्रिटेशन देता है उसके बारे में पढ़ते हैं। The first major case came before Supreme Court in Champakaran Dosai Ranj versus स्टेट ऑफ मद्रास। जो फर्स्ट मेजर केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, किसके बीच में हुए था? चंपाकम दोराई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में। द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक सब्सिडी है फंडामेंटल राइट्स की। इवन इन गोलकनाथ जो केस हुआ था 1967 में, द कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इस केस में ये बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर नहीं है। केशवानंद भारती केस in 1973, the Supreme Court made both fundamental rights and directive principle are part of basic structure। और केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों ही एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं।
In Minerva Mills case of 1980, the Chief Justice Chandrachud held both fundamental rights and directive principles are essential, and no and one cannot be imaged without another. ये बोलता है, इस केस में ये बोला गया था कि दोनों ही फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बिना अधूरा है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स के बिना अधूरा है। इस केस में ये बोला गया था। एन.एस. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1977 में हुआ था। 1977 में इन अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ये दो केस जो हुए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट कंट्राडिक्टरी। इसमें ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी नहीं है, रेदर सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नाउ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपके व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो उसको फॉलो कर लें। थैंक यू।